हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उन जीएस के और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हमने सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी से लिया हुआ है। और अगर आप देखोगे इस पूरे वीडियो को तो आपको पता चलेगा जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, जो भी आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कराई हैं, उनमें सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न होंगे ये। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि बार बार ये रिपीट होते हैं, खासकर पॉलिटी और जो आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उनमें। तो इसमें हमने उन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इनको अभ्यास करने के बाद हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो देख करके आप एनालाइज कीजिए कि इनमें से ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पीछे कितनी बार पूछे गए हैं। तो ये सामान्य अध्ययन का पेपर है। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के बीच 15 मई 1540 को कन्नौज के निकट युद्ध लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध, या जिसे हम क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज के जस्ट बगल में बिलग्राम नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था और इसी युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा करके दिल्ली के मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और हुमायूं को वहां से निर्वासित कर दिया और सूर साम्राज्य यहां पर स्थापित हुआ। तो इसमें जो तथ्य हैं उनको भी जरा देख लीजिए। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना की, जो द्वितीय अफगान साम्राज्य था। अगर फैक्टू में जाएं तो पहला अफगान साम्राज्य हम लोदियों को मानते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम साम्राज्य था। दूसरा अफगान साम्राज्य हम इनको मानते हैं, शेरशाह सूरी के। प्रथम अफगान ये कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं का शासनकाल दो चरणों में विभक्त हो गया। पहला 1530 से 1540, फिर दूसरा 1555 में वापसी करी, लेकिन 1556 की फरवरी में ही उसकी मृत्यु हो गई। 6 महीने उसका शासन रहा द्वितीय चरण में। अगला, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित नहीं है? गदर पार्टी से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि भारत से बाहर स्वतंत्रता संग्राम में जितनी भी आपकी क्रांतिकारी संगठन थे उनमें गदर पार्टी सबसे फेमस हुआ था। एक तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो आपका क्या था, इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, जो उन्होंने लंदन में बनाई थी। उसी के सदस्यों ने बाद में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई। ये सबसे सक्रिय संस्था मानी जाती है, विदेशों से जो भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग जुटा रहे थे यहाँ या वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो इसमें जो गदर पार्टी थी, इसमें लाला लाजपत राय सदस्य थे, पंडित रामचंद्र भी सदस्य थे, बरकतुल्लाह भी सदस्य थे, खुदीराम बोस ये नहीं थे, क्योंकि ये जब गदर पार्टी बनी थी, गदर पार्टी बनने से बहुत पहले ही खुदीराम बोस को, जो आपका कलकत्ता में जैक्सन जो हत्याकांड हुआ था जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को आपका खुदीराम बोस ने को तो फांसी की सजा हो गई, सबसे कम उम्र में आपके फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे, और प्रफुल्ल चाकी जो इनके साथ थे उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो ये दो क्रांतिकारी बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था भारत में सबसे पहले चरण का, उससे जुड़े हुए थे, ना कि विदेशी संस्थाओं से। तो इसमें आपका डी सही आंसर होगा। अगर हम गदर पार्टी के विषय में देखें तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल आपके कौन थे? अच्छा, इसमें लाला हरदयाल ही होगा, लाला लाजपत राय नहीं है, लाला हरदयाल है, ठीक है। लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। युगांतर प्रेस की स्थापना कर साप्ताहिक पत्रिका, बाद में मासिक हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया गया। पहले ये उर्दू और आपका पंजाबी में प्रकाशित होता था, बाद में इसे हिंदी, पंजाबी और मराठी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। द्वारका नाथ दास द्वारा कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया था, ये भी इसी से संबंधित है। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? ये बहुत बार पूछा जाता है। उत्तरदायी शासन की जब बात आती है तो इसमें केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकारिकता को पहली बार स्पष्ट किया अंग्रेजों ने। जो भारत में संवैधानिक विकास का क्रम है उसमें 1919 के चैम्सफोर्ड सुधारों में, और इसी के तहत भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की अवधारणा भी हुई, मतलब भारतीयों को शासन करने के कुछ आपके आयाम भी दे दिए गए। प्रांतीय विधायिकाओं में द्वैत शासन लागू हो गया। प्रांतीय विधायिकाओं में कुछ शक्तियां भारतीयों को प्रदान कर दी गई, कुछ अंग्रेजों के पास रही, इसलिए उसे द्वैत शासन बोलते हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर शासन किया। केवल प्रांतों में, केंद्र में अभी नहीं था, केंद्र में 1935 में आया।
इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट देखिए, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया आज तक के इतिहास में, इस अधिनियम या भारत के जो संविधान का विकास है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपके जो भारत में जो कैबिनेट मिशन आया वहां तक के पूछे गए प्रश्न में सबसे ज्यादा बार इस प्रश्न को पूछा गया, द्वैत शासन वाला। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ भारत में शुरू हो गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और भारत सचिव को भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक की विशेषता नहीं है? यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। बिल्कुल सही है, धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। इससे सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये गलत है। केवल लोकसभा में, राज्यसभा में पेश होता ही नहीं है धन विधेयक, केवल लोकसभा में। ये बहुत ही बार पूछा गया, आप देखिएगा पीछे। इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। जब उसी की पूर्व अनुमति से आया है तो बाद में पुनर्विचार के लिए क्यों जाएगी उसके पास, क्यों भेजेगा? क्योंकि उसने ही तो उसे शुरू करवाया था, फिर वही पुनर्विचार नहीं करवा सकता उसमें। धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लगता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र लगा दिया तो उसे कोई भी नहीं काट सकता कि यह धन विधेयक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता वो, क्योंकि धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो इसका बी सही आंसर होगा, ए और सी गलत है, ए और सी डी गलत है। अगला, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लो। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में जो आपके 10 आपके कंडीशंस हैं, यदि उनमें से किसी एक को भी फॉलो करता है कोई वित्त विधेयक तो वो अपने आप धन विधेयक हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब पूर्व अनुमति से। राज्यसभा धन विधेयक को लोकसभा से पारित किए जाने के बाद 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश से विधेयक लोकसभा को वापस करना होता है। इससे ज्यादा हो गया तो लोकसभा खुद ही पारित मान लेती है। बहुत ही बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, आप देख लेना फैक्ट में, ये आते ही आते हैं आपकी परीक्षा में। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लौटा नहीं सकता है। तो ये आपके फैक्ट हैं धन विधेयक के संबंध में। अगला, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है? आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है, जिसे संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये याद रखना। और लोकसभा को ही ज्यादा वेटेज है क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या राज्यसभा से ज्यादा है। तो संयुक्त अधिवेशन विधेयक एक संसद द्वारा पारित होने के बाद यदि दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर ले, संसद का एक सदन तो पारित कर ले, दूसरा अस्वीकार कर दे, ले ही नहीं, तब बुलाया जाता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो। किसी विधेयक पर संशोधन करना है लेकिन दोनों सदन असहमत हैं उसमें, तो इसमें भी बुलाया जा सकता है। एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक समय के लिए रोक ले, जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा 6 महीने तक उसकी सुध ही नहीं ले रहा है, तब भी बुलाया जा सकता है। ये तीनों कंडीशन में ही आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, क्योंकि हर कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। नहीं तो फिर लोकसभा में जिसका बहुमत होगा वो हमेशा ही बुलवा लेगा, और लोकसभा के बहुमत से वो हमेशा क्या, राज्यसभा की भी जो रोक लगाने की क्षमता है उसको भी क्या कर लेगा, खत्म कर देगा। तो कुछ ही कंडीशन है संविधान में जिनमें लोकसभा के या राज्यसभा के द्वारा का जो मिलकर के संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत केवल उसी विधि से किया जा सकता है जिस विधि से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किया जा सकता है, यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा कोई आपका उपाय नहीं है। ये संवैधानिक पद भारत का सीएजी है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनके संबंध में है। चुनाव आयुक्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित प्रावधान इसमें है। कौन कौन होंगे, कितने होंगे, क्योंकि पहले एक ही होता था 89 तक, फिर 89 में 3 हो गए, फिर 90 में और खत्म कर दिए, फिर 93 से आपका लगातार आपके 3 हैं निर्वाचन आयोग।
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो, जो भी पहले हो, या तो एज 65 हो जाए तब रिटायर हो जाएंगे, या फिर कार्यकाल 6 वर्ष का पूर्ण हो जाए, जैसे कोई 55 में हो गया तो वो 61 में ही रिटायर हो जाएगा। टेन्योर 6 साल है, एज 65 है अधिकतम। तो ये आपका एक और फैक्ट है। वर्तमान ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह जो आपके महिला हॉकी टीम से संबंधित है, मनु भाकर निशानेबाज हैं, डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक हैं। इन चारों को ही आपका इस वर्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? खेल रत्न पुरस्कार। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसे क्या कह रहे हैं? मेजर ध्यानचंद। उन्हीं की जो आपके स्मृति है 29 अगस्त को, उसी में आपका खेल दिवस के अवसर पर इसे दिया जाता है। आरंभ में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के जाने माने खिलाड़ी रहे। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसमें एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति योगदान को सम्मानित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 29 अगस्त को इसकी जयंती के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, उनकी स्मृति में। सितंबर 2025 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? 2025 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो 23 का है, क्योंकि 2 साल बाद दिया जाता है परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ये दादा साहेब फाल्के किसी एक पिक्चर के लिए दिया जाने वाला नहीं है, किसी व्यक्ति का फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी तरीके एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या किसी भी फॉर्मेट में आपका फिल्मों में दिया जाने वाला आपका उसका क्या है? योगदान है, उसके ऑल टाइम योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये अभी मलयालम के जो आपके मोहनलाल हैं, मलयालम के अभिनेता हैं, जाने माने सुपरस्टार हैं, मलयालम मतलब केरला की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके, तो उनको दिया गया है। भारतीय सिनेमा के विकास और वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि इसका चयन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देवकी रानी को प्रदान किया गया था। धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहेब का वास्तविक नाम है ये धुंडीराज गोविंद फाल्के, को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। और अभी जो मोहनलाल है मलयालम अभिनेता, उनको ये दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन विभाग को पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इस वर्ष का पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों और उनके यहाँ जो पर्यटन है उसके क्षेत्र में हुई गतिविधियों के सुधार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 1980 में की गई। इसी उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली पर्यटन नीति की घोषणा 1982 में की गई थी। हरमुज जलसंधि निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? हरमुज जलसंधि आपके जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अलग करती है यूएई को ईरान से। तो ये जो आपका मैप है इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। जो खाड़ी है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, गल्फ, इसको बोलते हैं गल्फ, जिसके चारों तरफ आपके ओपेक के देश बसे हुए हैं सारे। ये है खाड़ी। इधर वाला हिस्सा ओमान की खाड़ी कहलाता है। ये ओमान देश है, ये खाड़ी है ओमान की, और ये खाड़ी है फारस की। ये है हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि। तो ये जोड़ती है फारस और खाड़ी और ओमान को। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र यही है। संसार के सबसे ज्यादा तेल वाहक जहाज इसी से होकर बाहर निकलते हैं, जो खाड़ी में, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ईरान हो, इराक हो, उनके सारे जो तेल क्षेत्र हैं इसी के किनारे हैं और इसी के जहाजों से ये हरमुज जल संधि से होकर बाहर आते हैं। बाकी ये यूएई है जो पीला वाला देश दिख रहा है, यूएई को अलग करेगा ये ईरान से। तो हरमुज जल संधि इसको कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आपके वर्तमान,
क्योंकि पेट्रोलियम के दुनिया भर में प्रचलन के बाद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आपके जल खाड़ियों में से एक हो गई। ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग भी है। बाकी आपको ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूरे 100 नंबर के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे एसएस स्टडी जो हमारा ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ये इस नाम से इसी पोस्टर में टेस्ट सीरीज चल रही है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। जो भी पटवारी का री एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है वो हमारी टेस्ट सीरीज को मात्र 250 रुपए में यहाँ से परचेज कर सकता है, जिसमें 100 नंबर का पूरा आपके यूके ट्रिपल एससी के न्यू पैटर्न पर पेपर बनाया गया है। 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिसे आप टेस्ट के रूप में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही आपको वहां पर पढ़ने के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध है। अगर आप पेपर को बार बार अटेम्प्ट भी कर सकते हो, बार बार पढ़ भी सकते हो, तो वो आपको वहां मिल जाएगी। पूरी तरीके से इसी फॉर्मेट पर वो बनाए गए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी एक नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, मेरे पर्सनल नंबर पर आप फोन करके आप कंसर्न कर सकते हो अपने इस ऐप को डाउनलोड करने और इसमें आपके जो हमारे क्वेश्चन को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें आप फोन कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ उष्ण कटिबंधीय अपदाब यानी कि कुछ उष्ण कटिबंधीय आपके अपदाब यानी कि जो जिन्हें हम चक्रवात बोलते हैं उनको दिया गया प्रभाव क्षेत्र। तो हैरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह का है, हैरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह। और चक्रवात भारत में जो हिंद महासागर है इसका है चक्रवात, और टाइफून चीन सागर का है, और विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसका सही आंसर होगा ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। 4 2 3 1 कौन होगा? 4 2 3 1 यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा डी। अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं कि ये कहां कहां होते हैं। ये वर्ल्ड मैप है जो हमने हैरिकेन देखा। अगर आपसे कभी भी हैरिकेन पूछेगा, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो भूमध्य रेखा और ये जो आपका क्या है कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच ही स्थित होंगे। उष्णकटिबंधीय यही है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलता है। और दुनिया के अधिकतर चक्रवात इसी में आते हैं। तो इसमें जो आपका आपने हैरिकेन लिखा ये है कैरिबियन द्वीप समूह। तो हैरिकेन इस क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र में। अगर आप टॉर्नेडो देखोगे, दुनिया का सबसे तेज आने वाला चक्रवात वो भी इसी में आता है, जो आपके मैक्सिको की खाड़ी है इसके अपर तट में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। और उसके अलावा जो आप चक्रवात बोलते हो वो ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला है। और उसके अलावा जो विली विली है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटों पर आने वाले चक्रवात है। और जो टाइफून है वो ये चीन सागर टाइफून, ये जो आपको ये तो जापान है, ओखाडस ऊपर, टाइफू बोलते हैं जापान में इनको। चीन सागर इधर ही, इधर वाले क्षेत्र में ये आता है। तो ये चक्रवात के प्रमुख क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हुए हैं। अगर आप मैप में उनको अध्ययन करना चाहते हो तो ये होगा इसका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सामाजिक नियोजन को अपनाया। नियोजन करने वाला दुनिया का पहला देश आपका रूस था, सोवियत संघ, जिसने 1928 में आर्थिक नियोजन अपना लिया। भारत ने आजादी के बाद पहली बार जब आर्थिक नियोजन शुरू करा तो सामाजिक नियोजन अपनाया। सामाजिक नियोजन जिसमें ना तो पूंजीवाद हो ना ही साम्यवाद हो, बीच की स्थिति हो। पूंजीवाद को भी शामिल करेंगे और साम्यवाद को भी, जिसमें अधिकतम सामाजिक हितों को ध्यान में रखा जा सके। तो ये सही है। भारत आरंभ में से ही पूंजीवाद और साम्यवाद में से किसी भी की तरफ पूर्णतः झुकना नहीं चाहता था। बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तो वो अमेरिका के पूंजीवाद के पक्ष में था, ना ही आपके पूर्णतः आपके जो सोवियत संघ था उसके साम्यवाद के पक्ष में था। इसीलिए बीच में चलने के लिए इन्होंने एक निर्गुट आपका सम्मेलन करा और नाम मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट चलाया, और ये किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए और इन्होंने दोनों का एक संतुलित आपका उपयोग करा। तो इसी के कारण ये हुआ था। तो एक और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम धर्म उसका बना रहा और राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने में उसका धर्म कभी आड़े आया भी नहीं, क्योंकि उसकी धार्मिक नीति सुलह कुल पर आधारित थी। वो सभी धर्मों को लेकर के चल रहा था। उसने किसी भी धर्म को, अपना धर्म उसका इस्लाम था, परंतु किसी भी धर्म को अपमानित नहीं किया। धार्मिक रूप से उसने काफी जागरूकता का परिचय दिया, इसलिए धर्म उसके आड़े कभी आया ही नहीं। ना ही धर्मगुरु आए, क्योंकि उसने धर्मगुरु को भी नियंत्रित करने के लिए मजहरनामा पर सबके हस्ताक्षर करा लिए थे। प्रशासकीय एकता और कानूनी एकरूपता, ये तो ठीक ही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति, ये सब ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। ये अकबर से जुड़े हैं प्रश्न हैं, तथ्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, जिसमें 8 मंत्री होते थे, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था, क्योंकि शिवाजी उनसे स्वतंत्र रूप से उनके ऊपर शिवाजी का शासन चलता था, हर विभाग के ऊपर। यानी कि सलाहकार तो होते थे, उनकी सलाह शिवाजी मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अच्छी लगती थी तो मानते थे, नहीं लगती थी तो नहीं मानते थे, क्योंकि शिवाजी एक निरंकुश छत्रपति थे जो अपनी मन से चीजों को करते थे। बस ये मंत्री परिषद सलाह देने के लिए लगी थी। अच्छी सलाह मिल जाती थी तो अडॉप्ट कर लेते थे, नहीं मिलती थी तो छोड़ देते थे। इसीलिए ये स्वतंत्र कोई नहीं थे। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका सी सही आंसर होगा। ये शिवाजी द्वारा किए गए कार्य हैं। स्वतंत्र हिंदू राज्य, हिंदवी स्वराज की स्थापना करना, पश्चिमी साम्राज्य में मराठा साम्राज्य की नींव रखी, छापामार युद्ध की नई शैली को विकसित किया, अनुशासित सेना और जहाजी बेड़ा बनाया, और इसलिए शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि दरियाई सारंग और नायक नामक 2 आपके सैनिक बेड़े इन्होंने बनवाए थे। दरियाई सारंग मुसलमानों के नेतृत्व में होता था, और जो नायक नामक होते थे, नौसैनिक होते थे, उनका नेतृत्व करता नायक कहलाता था, वो हिंदू होता था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1680 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रह जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून में तमिलनाडु तट ये है, और ये है पूर्वी घाट। इधर से आने वाली हवाओं को पूर्वी घाट रोक लेता है, और इधर से आने वाली हवाएं सीधे ऊपर की तरफ जाती हैं, इसीलिए उन्हें कोई अवरोध नहीं मिलता है, तो यहाँ बारिश नहीं करती है। बिल्कुल सही है ये। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर है। समानांतर मतलब तट भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, इसीलिए टकराव नहीं होता है, तो यहाँ वर्षा नहीं होती। यही कारण है इसका। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ये ए सही होगा इसका। ये तमिलनाडु तट वाला खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। ये है ही सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित रेगिस्तानों में विचार कीजिए तथा उनके आकार के बढ़ते क्रम में सुमेलित कीजिए। इसमें दिया है ग्रेट सैंडी, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी आपको पता है, जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिमी भाग है, ग्रेट डिवाइड रिंग रेंज के बाद का पूरा पश्चिमी भाग वो रेगिस्तानी भाग है, जिसमें आधा भाग आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और आधा भाग उसमें ग्रेट सैंडी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो अरेबियन मरुस्थल है, आपको पता है अरब का जो प्रायद्वीपीय भाग है, पूरा मरुस्थल ही है, अरब का मरुस्थल कहलाता है, जिसका नीचे ओमान और यमन का जो क्षेत्र है उसमें उसको रब खाली मरुस्थल बोलते हैं। बाकी सऊदी अरब वाला पूरा हिस्सा अरब मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल देश संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, पूरे उत्तरी अफ्रीका में, उत्तर से जो आपका पश्चिमी अफ्रीका है पूरा सहारा में आता है। और गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो इसमें सबसे छोटा एक है ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी से बड़ा है गोबी, और गोबी से बड़ा है अरेबियन, और सबसे बड़ा है सहारा। तो 1 4 2 3 इनका सही क्रम होगा, 1 4 2 3। तो बी इसका सही आंसर है। बल्कि इनके क्षेत्रफल भी दिए हैं, देखो, ग्रेट सैंडी, गोबी, अरेबियन और सहारा। सहारा बहुत बड़ा मरुस्थल है। अगला, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है टूल बार में। इसमें होती है
टूल बार में, वहीं से आप उस सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए वहां से टूल उठा करके कमांड देते हैं। भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश हिस्सा लेटेराइट मिट्टी का है। मालवा का पठार तो काली मिट्टी का है। शिवालिक का दक्षिणी भाग तराई जलोढ़ मिट्टी का है। थार का मरुस्थल रेतीली मिट्टी का है। तो ए इसका सही आंसर है। अगर हम भारत के मैप में देखें तो ये वाला हिस्सा जो छोटा नागपुर का पठार है, ये वाला हिस्सा लेटेराइट मिट्टी का। बाकी बिखरी हुई व्यवस्था में लेटेराइट यहाँ भी है, यहाँ भी है। उन ऑप्शंस में इसमें है छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड वाला क्षेत्र है, जो खनन के लिए तो अच्छा है बट इस क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं होते हैं, उसकी वजह लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि जब मिट्टी बहुत गर्म होती है, अगर उसमें पानी पड़ता है तो मिट्टी में घुले हुए तत्व पानी के साथ रिच करके निचले सतह में चले जाते हैं और ऊपर की जो सतह होती है वो आपके जो पोषक तत्व होते हैं उनसे रहित हो जाती है। इसीलिए वो जो ऊपर की मिट्टी होती है वो ईंट के जैसे लाल हो जाती है, उसमें किसी भी तरह की कृषि करना आपका बहुत उपजाऊ नहीं होता है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का क्षेत्र बनते जा रही है, बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में भी बहुत सशक्त आधार है। सॉफ्टवेयर भारत बहुत आपके क्या अच्छी मात्रा में उत्पादित करता है और हार्डवेयर में भी सशक्त आधार है। हार्डवेयर में सशक्त आधार भारत का नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में तो निर्यातक बन गया है आईटी क्षेत्र में, बट हार्डवेयर में नहीं है। हार्डवेयर अधिकतर आज भी हम दुनिया के अन्य देशों से मंगाते हैं। तो ए सही है, आर गलत है। ए तो सही है, आर गलत है। अगर इसमें भी होता तो ये इसका सही स्पष्टीकरण भी हो जाता, क्योंकि इसी के कारण वो बढ़ता है। कोई भी देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब तब बढ़ेगा जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं वो सही हो और उसको संचालित करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो सही स्थिति में हो। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर इसी प्रकार से होती हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका में राज्य के स्तर पर। बिल्कुल सही है, गांव की संसद है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है? नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत या पंचायती राज का आपका राज्य सूची का विषय है, तो वो राज्य की सरकार बनाती है, केंद्र नहीं करता। वो तो एक बार बना दिया 73वें संविधान संशोधन द्वारा और राज्यों को दे दी सूची। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो इसमें ए और सी दोनों सही है, बी सही नहीं है, तो इसका डी सही आंसर होगा आपका जो इसको दिया है। बाकी इससे जुड़े हुए ये फैक्ट भी हैं। 243 ख होगा ये। तो ये जो आपका 20 क्वेश्चन है वो हमने आपको पता है कि इन क्षेत्रों को देखिएगा, इन क्षेत्रों फैक्टों से ही अधिकतर क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, इसीलिए हमने ये बनाया हुआ है। और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ हमारे YouTube पर बने रहिए और इसके अलावा हमारे ऐप SS स्टडी ऐप को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। जो भी आपके संबंधित पाठ्य सामग्री होगी हम उस पर डाल देते हैं। जो भी आप कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं तो हमारे ऐप पर वो आ जाते हैं। धन्यवाद।